हेलो फ्रेंड, नैतिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में मार्क्स को हम लोग विगत कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म, राष्ट्रवाद के संदर्भ में विचार पढ़ेंगे और मार्क्स ने जिस सामाजिक परिवर्तन की बात किया है, जिसमें विशेषकर पूंजीवाद की समाप्ति और साम्यवाद की स्थापना, जो भविष्य का समाज है, यह स्थापित करने के लिए उसने किस मार्ग का किस पद्धति का अनुसरण किया है, इसकी चर्चा करते हुए फिर मार्क्स ने इस राजनीतिक शास्त्र को अपने विचारों से क्या योगदान किया है, उसके योगदान को पढ़ते हुए मार्क्स को आज हम लोग समाप्त कर देंगे। चूँकि एक बार और हम लोग दोहरा लिया जाए कि मार्क्स को चूँकि हम लोग समाप्ति कर रहे हैं, मार्क्स एक ऐसा महान विचारक है जिसने अपने विचारों में दीनहीन गरीबों के प्रति संवेदना और सहानुभूति को व्यक्त करते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए राजनीतिक शास्त्र में अपने विचार को देके समाज में समानता स्थापित करने की बात कहा है। तो इस महान विचारक को हम लोग के जो विचार हैं वह उसके विचारों में बहुत यथार्थवादता और वास्तविकता है, जिसको समझने के बाद आज हम लोग इस विचारक को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और नेक्स्ट दिन फिर दूसरे विचारों को हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मार्क्स के हम लोग किन विचारों को पढ़ना है। तो मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संदर्भ में विचार। राष्ट्रवाद की संदर्भ में विचार। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रजातंत्र को क्या कहता है। प्रजातंत्र के संदर्भ में मार्क्स का यह मानना है कि यह धनिकों की संस्था है। ठीक है, शासन प्रणाली के रूप में प्रजातंत्र की लोकप्रियता आम आदमी के शासन के रूप में है और शासन का कार्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस शासन में चूँकि शासन का मुख्य उद्देश्य लोगों का भलाई करना, लोगों का विकास करना है, इसलिए शासन की जो बागडोर है इन्हीं लोगों के पास होना चाहिए। प्रजातंत्र का यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन मार्क्स का यह अवधारणा, मार्क्स की जो विचार है प्रजातंत्र के इस अवधारणा के जस्ट विरोधी है। उसने कहा कि जो प्रजातंत्र शासन के रूप में जो प्रजातंत्र अपनाई गई है, यह धनिकों की संस्था है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रजातंत्र को किसने धनिकों की संस्था कहा है, तो ये मार्क्स है। किसने मूर्खों का शासन कहा है, तो अरस्तू है। तो इस तरह की स्टेटमेंट भी जो है आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। धनिकों की संस्था कहने का मतलब क्या है? प्रजातंत्र सैद्धांतिक रूप से भले ही कहता है कि इसमें आम लोगों की शासन में आम लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि जो शासन की जो सत्ता होती है, उस सत्ता पे जो कब्जा होता है, जिनका नियंत्रण होता है, वह धनिक वर्ग ही होते हैं, जिसको वह पूंजीवादी व्यवस्था में बुर्जुआ वर्ग कहता है। शासन की कोई भी स्थापना प्रजातंत्र के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और देश के और लोगों की भलाई नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सत्ता पे जो कब्जा होती है, सत्ता पे जो नियंत्रण होता है, वो तो बुर्जुआ वर्ग का होता है, धनिक वर्ग का होता है। और जो आम आदमी होता है, जो गरीब वर्ग होता है, वह उसके हितों के विरुद्ध होता है। तो वह इस सत्ता का इस्तेमाल उन गरीबों की भलाई करने के लिए क्यों करेगा? तो इस सत्ता का इस्तेमाल धनिक वर्ग अपने भलाई, अपने विकास में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रजातंत्र के माध्यम से यदि जनता की विकास करने की जो बात है, या प्रजातंत्र के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन होने की बात है, यह असंभव है। यह बिल्कुल भ्रमात्मक बातें हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और मार्क्स ने कहा कि प्रजातंत्र के जगह पे वास्तव में जिस चीज़ से परिवर्तन हो सकता है वह है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र।
सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का मतलब क्या है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का मतलब यह होता है कि जो शासन की जो सत्ता होती है, उस सत्ता पे जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका कब्जा हो जाना, और उसके कब्जा हो जाने के कारण जो पूंजीपति इनका शोषण करते रहे, ये सत्ता के माध्यम से पूंजीपतियों को शोषण करके उनको सर्वहारा में परिवर्तित कर देंगे। अब यह सत्ता जो होगी वह पूरी तरीके से समता पे आधारित व्यवस्था होगी, सभी लोग सर्वहारा वर्ग के होंगे। तो सभी लोग सर्वहारा वर्ग के होने के कारण सत्ता का इस्तेमाल सर्वहारा वर्ग के हित में और उनके विकास में किया जाएगा। अब प्रजातंत्र में क्या है कि चूंकि सत्ता पे धनिक का कब्जा हो जाता है, तो धनिक प्रजा को प्रजा ही समझती है और इस सत्ता का इस्तेमाल खुद के हित में करती है। और सर्वहारा वर्ग का हो जाएगा तो सर्वहारा वर्ग चूंकि पूरे समाज ही सर्वहारा है, तो सर्वहारा वर्ग के हित में काम करेगा। तो सर्वहारा हित में काम करने का मतलब क्या होगा, सभी को हितों का ध्यान रखा जाएगा, सभी का विकास होगा। ये प्रजातंत्र के संदर्भ में मार्क्स की अवधारणा रही है, जो काफी परीक्षा उपयोगी है। अगला हम लोग देखते हैं धर्म के संदर्भ में मार्क्स क्या कहता है। धर्म, ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट, बहुत बार पूछा कि किसने धर्म को अफीम कहा है, तो ये मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ये स्टेटमेंट। धर्म को, जो मार्क्स है, धर्म को सामाजिक विकास, सामाजिक संगठन के रूप में स्वीकार नहीं करता है, बल्कि इसे समाज की दुर्दशा को स्थापित करने और बनाए रखने के मुख्य कारणों के रूप में धर्म को स्वीकार करता है। इसने कहा कि जो धर्म है जनता को वास्तविकता से परे लेकर जाता है। समाज में और दुनिया के कई सारे देशों में अत्याचारी शासन रहा है, जैसे उसने उदाहरण दिया है लुई और जार का शासन। ये सबसे अत्याचारी शासन के रूप में राजनीति शास्त्र में ख्याति प्राप्त है, और इस दुराचारी और अत्याचारी शासन को जो जनता है वह स्वीकार की, और उसके स्वीकार करने के पीछे मुख्य जिम्मेदार कौन है, धर्म है। धर्म के कारण ही अत्याचारी और विनाशकारी और दुराचारी शासकों को भी जनता स्वीकार करती है, और जनता इस रूप में इसलिए स्वीकार करती है कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, और इनके दुराचार और इनके अत्याचार वास्तव में भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा जनता के परिणामों का परिणाम है, जनता द्वारा किए गए बुरे कर्मों के ही परिणाम है। तो इस रूप में यदि दुराचारी शासक भी है तो उसके दुराचार को जनता के ही गलत कार्यों के रूप में व्याख्या करके धर्म के माध्यम से उनके सामने स्थापित किया जाता है। तो इसी कारण से मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। अफीम का मतलब क्या है, अफीम एक नशीला पदार्थ है, अफीम नशीला पदार्थ है। जब कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करके वह जब नशा में हो जाता है तो वह दूसरे व्यक्तियों के साथ असामान्य व्यवहार करता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जिस व्यवहार की अपेक्षा एक सामान्य व्यक्ति नहीं रख सकता है। वह वास्तविकता से परे और असामाजिक व्यवहार को करने लगता है, और ना ही वह सही चीज़ों को समझने और बूझने की स्थिति में होता है। वह ऐसे दुनिया में खो जाता है जैसे वह लगता है कि उस दुनिया के उसमें उसके अलावा इस धरती पे कोई नहीं है। ठीक यही स्थिति धर्म की होती है। जब धर्म की घुट्टी आम व्यक्ति को पिला दी जाती है तो उसे वास्तविक दुनिया दिखाई नहीं देता है। सर्वमान्य सत्य के रूप में धर्म संबंधी जो बातें होती है उसी को सर्वमान्य सत्य के रूप में वो स्वीकार करता है, और जैसा जैसा उसमें कहा जाता है उसी तरीके से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है। उसे ऐसा लगता है कि धार्मिक रीति रिवाज और धर्म में बताई गई बातों के अनुसार यदि हम अपना जीवन का अनुसरण करते हैं तो शायद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमारा जो वर्तमान जीवन है वह बाद के जीवन में परिवर्तित हो जाएगा।
जैसे हिंदू समाज में भी ये मान्यता स्थापित है कि हमें अपने कर्मों का फल ही भुगतना रहता है। जब कोई व्यक्ति गरीब और दिनहीन अवस्था में होता है तो उसको यह बताया जाता है कि पिछले जन्म में कोई ना कोई ये कुकर्म किया होगा जिसके कारण इस जन्म में उसको यह स्थिति प्राप्त हुई है। यदि यही स्थिति मुकेश अंबानी के घर में, यदि अंबानी परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो इसका मतलब यह कहा जाता है कि वह कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण उसका जन्म अंबानी परिवार में हुआ है। तो इस तरीके की कंसेप्ट और संकल्पना कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है, ये वास्तविक नहीं है। किसी ने देखा नहीं है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, इस जन्म में हमने क्या किया या क्या कर रहे हैं। तो जो भी होता है इस संसार में इसी जन्म तक सीमित होता है, यहीं तक सीमित होता है। और धर्म क्या है? भविष्य की बात, अतीत की बातें बताता है जो हम और आप न देखे रहते हैं न समझे रहते हैं। लेकिन उसकी बातों में हम क्या करते हैं, उसकी बातों को वास्तविक मान के और वास्तविकता को ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है, धर्म एक अफीम के समान है। और यह धर्म क्या है, जैसी शासन की व्यवस्था उसमें परिवर्तन को रोकता है, यथास्थितिवादी का समर्थन करता है। बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारी शासकों को वह धर्म के आधार पर समर्थन करके जनता द्वारा स्वीकार कराया जाता है। उनके शोषण, उनके अत्याचार को भी जनता द्वारा स्वीकार कराया जाता है। ये सारी बातें धर्म के द्वारा ही की जाती है। धर्म कभी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। परिवर्तन और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना परिवर्तन का विकास संभव नहीं है। यथास्थितिवादी समाज में विकास की संभावनाएं नगण्य होती है क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यह व्यवस्था धर्म के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। इन्हीं सब बातों के कारण मार्क्स जो है धर्म को व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधक बताता है, उसे एक साधन, विकास का साधन के रूप में स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मार्क्स की इस धर्म संबंधी अवधारणा के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं मार्क्स के राष्ट्रवाद संबंधी अवधारणा। राष्ट्रवाद, मजदूरों का अपना देश नहीं होता है। मजदूरों का अपना देश नहीं होता है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ। राष्ट्रवाद को तो हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद को भी मार्क्स जो है कभी अपनी स्वीकृति नहीं देता है और ना ही लोगों के विकास के रूप में राष्ट्रवाद को वह स्वीकार करता है। इसी राष्ट्रवाद की अवधारणा को देते समय उसने दो पॉपुलर स्टेटमेंट दिया है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता, यह स्टेटमेंट किसने कहा है, या दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ, यह किसने कहा है, और यह बात किस पुस्तक में कहा है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र जो 1848 की पुस्तक है, जो मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा है और इसी पुस्तक में दोनों पॉपुलर स्टेटमेंट को दिया है। मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता, ये राष्ट्रवाद विरोधी बातें हैं। इसका कहना है कि जो राष्ट्रवाद है, यह राष्ट्रवाद बुर्जुआ वर्ग द्वारा बनाई हुई भावनात्मक बातें हैं, धनिक वर्गों द्वारा बनाई हुई बातें हैं जो गरीब वर्गों का क्या करते हैं, इसी के नाम पे उनका शोषण करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे उनको बलिदान, उनका समर्पण लेते हैं और बदले में उनको कुछ देते नहीं हैं, बदले में उनका शोषण ही करते हैं। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा मजदूरों के हित में नहीं है। या तो बात सत्य है
कि जो मजदूर होते हैं उनके लिए राष्ट्र और राज्य का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि राज्य के माध्यम से ही जो बुर्जुआ वर्ग है वह इन पे शोषण करता है, उन पे शासन करता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के सभी मजदूर एक ही जैसे होते हैं। यदि मजदूर में राष्ट्रवाद आए तो अपने राज्य के प्रति समर्पित और बलिदान की भावना रखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि सारे मजदूरों की स्थिति एक ही होती है। इसलिए वो राज्य की सीमाओं को तोड़ के एक हो जाना चाहिए और बुर्जुआ वर्ग का खिलाफ करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। उसने बताया कि जब सारे मजदूर एक हो जाएंगे और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शोषण समाप्त होगा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की शत्रुता समाप्त हो जाएगी, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए सहयोग करेगा, उसकी समानता पे स्थापित व्यवस्था होगी, तो जो राष्ट्रवाद है यह अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। राष्ट्रवाद एक कृत्रिम कल्पना है और एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ शत्रुता की जो भावना है, यही राष्ट्रवाद की उत्पन्न होने का आधार है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शत्रुता को भुला दे, एक व्यक्ति दूसरे की शोषण करने की प्रवृत्ति को छोड़ दे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करना शुरू कर दे, तो राष्ट्रवाद उसी दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रवाद के आधार पर सारे व्यक्तियों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। यह तो शत्रुता की भावना और शोषण की भावना पर आधारित है, जैसा कि मार्क्स ने कहा है। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रवाद, धर्म और प्रजातंत्र के संदर्भ में मार्क्स की यह अवधारणा रही, जो बहुत ही ये बिल्कुल नकारात्मक अवधारणा रही है। राष्ट्रवाद, धर्म और प्रजातंत्र के संदर्भ में इसको पूरी तरीके से सत्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी विचारधारा है वह विचारधारा है समता मूलक समाज का निर्माण करना। उसमें कहीं ना कहीं धर्म, राष्ट्रवाद शासन के रूप में एक लोक लुभावनी प्रजातांत्रिक मॉडल, ये पूरी तरीके से समता पे आधारित समाज को देने में नकारा है, ये कभी दे नहीं सकते हैं। जो समतावादी मार्क्स की अवधारणा है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो ये बातें इनके संदर्भ में वह सत्य प्रतीत होती हैं, हाँ, लेकिन यह बातें पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कार्ल मार्क्स का पद्धति क्या है। कार्ल मार्क्स की पद्धति, कार्ल मार्क्स की पद्धति, कार्ल मार्क्स की पद्धति क्या है। पद्धति का कहने का मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, भविष्य में साम्यवाद और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र जैसे सामाजिक व्यवस्था का कल्पना करता है। ये व्यवस्थाएं कैसे आएंगी, पूंजीवाद कैसे समाप्त होगा, और इसी समाप्त करने की उसकी एक विशेष पद्धति है। जैसे उसने इतिहास की भौतिक व्याख्या करके, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करके, वर्ग संघर्ष की बात करके सामाजिक परिवर्तन की बात को तो स्वीकार करता है, लेकिन यह सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से आएगा, यह सामाजिक परिवर्तन तो होना ही होना। इतिहास की जब भौतिक व्याख्या कर दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किया, तो इसमें बताया कि सारी सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने के अंतर्निहित गुण विद्यमान है। विरोधाभासी गुण के कारण परिवर्तन होना ही होना है, ये निश्चित तरीके से होना है, चाहे आप प्रयास करें या न करें, उसको परिवर्तन होना ही होना। पूंजीवाद के विनाश के बीज निहित है और वह बीज जैसे जैसे बड़ा होगा पूंजीवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा उसने इतिहास की भौतिक व्याख्या और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से कर दिया। लेकिन वर्ग संघर्ष के माध्यम से उसने सामाजिक परिवर्तन की बात किया है, तो इसमें इसने बताया है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है यह तो समाप्त होगा ही होगा, लेकिन मजदूर वर्ग को चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से परिवर्तन नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं उसको अपना प्रयास करना पड़ेगा। जब तक उनका अपना प्रयास नहीं होगा तब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा। और पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए उसने मजदूर वर्गों को वर्गीय चेतना और हिंसात्मक क्रांति की बात की। हिंसात्मक क्रांति, हिंसात्मक क्रांति हो,
मजदूर वर्ग में वर्गीय चेतना हो, मजदूर वर्ग में चेतना आए, मजदूर वर्ग संगठित हो, संगठित हो। इसने कहा कि पूंजीवादी समाप्त तो होगा ही होगा, लेकिन पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए मजदूरों को उनमें यह चेतना आनी चाहिए कि पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं और हमें पूंजीपतियों से के शोषण से मुक्ति के लिए उनके विरुद्ध आवाज़ ही नहीं बल्कि उनको हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से समाप्त करना होगा। और यह चेतना जब तक मजदूर वर्ग में नहीं आएगी तब तक पूंजीवादी व्यवस्था कमजोर होने के बावजूद भी अपने आप को लंबे समय तक खींचता रहेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि मजदूर वर्ग में यह चेतना भर दिया जाए, मजदूरों वर्ग को संगठित किया जाए कि वह हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से क्या करे, परिवर्तन को लाए। इसी प्रयास में 1864 में मजदूर संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना करता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ इस तरीके से प्रयास करेगा, यह ऐसा प्रयास नहीं करेगा कि मजदूरों की जो आय है उस आय में थोड़ी वृद्धि हो जाए, काम के घंटे में कटौती कर दिया जाए, काम की परिस्थितियों में उनके अनुकूल बना दिया जाए। इस तरह के परिवर्तन करने से सर्वहारा वर्ग और मजदूरों की कोई कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा बताना मार्क्स का। और यह मजदूर संघ के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ इस तरीके से काम करेगा कि सारे मजदूर संगठित हो जाएं और पूंजीपतियों के खिलाफ हिंसात्मक क्रांति करें और हिंसा के माध्यम से ही पूंजीपतियों को समाप्त करें और सत्ता पे अपना कब्जा करते हुए साम्यवादी शासन व्यवस्था का स्थापना करें। और यह साम्यवादी व्यवस्था चूंकि एक ही सभी लोग सर्वहारा होंगे तो सब में सर्वहारा वर्गीय चेतना आने के साथ ही साथ उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग रहेगी, एक दूसरे को शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो इसके कारण क्या होगा, साम्यवादी व्यवस्था खुशहाल होगी और समता पर आधारित व्यवस्था होगी। न तो उसमें कोई वर्ग होगा, चूंकि एक ही वर्ग सर्वहारा वर्ग है, दूसरा कोई वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है तो उसमें कोई ना विरोध होगा न कोई संघर्ष होगा, बल्कि एक दूसरे के सहयोग करके वो अपनी उन्नति और तरक्की करते रहेंगे। लेकिन मार्ग क्या है, हिंसात्मक क्रांति से ही ये संभव है, दूसरी किसी क्रांति से संभव नहीं है। इन सब के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मार्क्स का योगदान। मार्क्स का योगदान, मार्क्स का योगदान, मार्क्स का योगदान वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन, इतिहास की भौतिक व्याख्या, इतिहास की भौतिक व्याख्या, श्रमिक वर्ग में चेतना, विचारों में आर्थिक तत्व की प्रधानता, मानवतावादी विचार,
मानवतावादी विचार। मार्क्स ने राजनीति शास्त्र की व्याख्या करते समय, अपने विचारों को देते समय इन तमाम तरह की चीज़ों को दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन, समाजवाद को एक काल्पनिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है, चूँकि समता पर आधारित समाज की बात की गई है, लेकिन यह समतामूलक समाज कैसे आएगा और समाज में परिवर्तन किस प्रकार का होगा, पुरानी व्यवस्था में क्या संबंध है, कि कौन से कार्य कारण के संबंध है, नवीन सामाजिक व्यवस्था कैसे आएगी, कैसे वह टिकी रहेगी, इन सब चीज़ की व्याख्या करते हुए इसने वैज्ञानिक समाजवाद की क्या किया, कल्पना किया। दूसरा, इतिहास की भौतिक व्याख्या किया। उसने बताया कि इतिहास, अब तक के जो बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं वह इतिहास को राजाओं के और राजाओं के परिवार के समाचार को ही इतिहास बनाकर रख दिए, लेकिन वास्तविकता क्या है, इतिहास की एक भौतिक, इतिहास की जो है भौतिक व्याख्या करना। इतिहास का निर्धारण आर्थिक तत्वों के आधार पर किया जा सकता है, न कि किसी व्यक्ति की विशेष की समाचारों को जानना और समझना होता है। ठीक है, तो यह भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इतिहास को लिखने की परंपरा को बदल दिया इसने, कि अब नवीन इतिहासकार जो है न कि राजाओं के और दरबारों की कहानियाँ लिखते थे, बल्कि उसमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को भी अपने लेखन में महत्व देने लगे। दूसरा है श्रमिक वर्गों की चेतना। अब तक जितने भी इतिहासकार और जो राजनीतिक विचारक हुए हैं, वह शासन के रूप में तमाम दुर्गतियों, राज्य के बारे में तमाम तरह की बातों को कहने के साथ साथ जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग था वह है श्रमिक वर्ग, जिसके श्रम के आधार पर पूरी सामाजिक व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन उसके प्रति कोई संवेदना, कोई सहानुभूति रखने वाले कोई विचारक पैदा नहीं लिया। मार्क्स ने उनके श्रम को, उनके महत्व को समाज में स्थान दिया और उनके शोषण को, चूँकि उनके श्रम के माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित थी, जो समाज व्यवस्था संचालित हो रही थी, उनको नगण्य करके उन्हीं की शोषित की जा रही थी, उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट करके कहीं न कहीं शासकों को यह संदेश दिया कि शासन में इनके प्रति भी कुछ न कुछ क्या होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, ये जानवरों के समान नहीं है। विचारों में आर्थिक तत्व की प्रधानता देने के कारण ही मार्क्स के जो विचार रहे हैं वह यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्गत आए, वह कपोल कल्पनाओं के अंतर्गत नहीं आए। इसके बाद इसकी जो विचार हैं मानवतावादी विचारक। मानवतावादी विचारक कहने भले ही मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में हिंसात्मक क्रांति की बात करता है, लेकिन यह हिंसात्मक क्रांति केवल तब तक के लिए है जब पूंजीवादी व्यवस्था को सर्वहारा वर्ग में चेंज करना, लेकिन उसका मूल उद्देश्य था सभी व्यक्तियों की सर्वांगीण विकास, और वह मानवतावादी आधार पे, शोषण के आधार पे नहीं, संघर्ष के आधार पे नहीं, बल्कि समतामूलक समाज पैदा होना चाहिए। और यह समता सामाजिक, राजनीतिक, भावनात्मक और समाचार पत्रों और बोलबाला के भाषाओं में नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थ के आधार पे जो देश है, जो प्राकृतिक संसाधन है, यह प्राकृतिक संसाधन किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले के रूप में होनी चाहिए। इस तरीके की सोच रखने वाला, इस तरीके की बात करने वाला कहीं ना कहीं मार्क्स एक मानवतावादी सोच और विचार को रखने वाला है। और इसी मानवतावादी सोच के कारण मार्क्स की जो विचार है, और मार्क्स जो है हमारे राजनीतिक जीवन में काफ़ी अमर रहा, और जब तक राजनीतिक जीवन चलता रहेगा तब तक मार्क्स कभी समाप्त होने वाला नहीं है। मार्क्स के विचार हमेशा प्रासंगिक रहे हैं, और इसी मार्क्स के विचारों के कारण जितने भी देश हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, जो शासन के रूप में प्रजातंत्र को अपना रहे हैं, उन प्रजातांत्रिक शासन में श्रमिकों को न केवल श्रमिक के रूप में, बल्कि कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ उनकी मैनेजमेंट व्यवस्था में उनको स्थान और जगह दिया जा रहा है। शासन में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रमिकों की दयनीय स्थिति को सुधारने की प्रयास की जा रही है। ये कहीं ना कहीं मार्क्स के विचारों के ही देन है। इन सब बातों के साथ मार्क्स के जो विचार हैं, जो टॉपिक है, वह समाप्त होते हैं। और मार्क्स के बाद मार्क्स की जो विचार थी, इसको परंपरागत मार्क्सवादी अवधारणा के अंतर्गत रखा जाता है। मार्क्स को अप टू डेट, मार्क्स के विचारों को वर्तमान समय में प्रासंगिक और वर्तमान नज़रिए से देखने के लिए जो न्यू मार्क्सिस्ट हुए,
उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमको एंटोनियो ग्राम्शी को पढ़ा जाएगा। एंटोनियो ग्राम्शी न्यू मार्क्सिस्ट हैं, जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और मार्क्स के विचारों में कैसे ये परिवर्तन करता है और मार्क्स को अप टू डेट कैसे करता है, उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आपसे मुलाकात होगी ग्राम्शी के साथ। अब धन्यवाद।